आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पर्यावरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी दो वीडियो में डाल दिए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। लेकिन पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर्स में बहुत सारे सवाल आते हैं, उनको आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए रहते हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए। तो पहला सवाल लेते हैं, नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर परीक्षा में प्रश्न आते ही रहते हैं। तो सबसे पहला लेते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी की जाती है और ये प्रत्येक 2 वर्षों में जारी की जाती है। सबसे पहले यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट की ये 17वीं श्रृंखला है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सैट 2 से आंकड़ों को प्राप्त किया गया है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, जो राष्ट्रीय वन नीति है वो 1988 में लक्षित किया गया था कि देश के जो कुल भूभाग है उसमें लगभग 33% या 33% भाग में वन क्षेत्र होना चाहिए। भारत में वन आवरण जो है वो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 7,13,789 वर्ग किलोमीटर का है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। और 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उसकी तुलना में इस बार 1,500 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछली रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। भारत में वृक्षावरण, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण ये 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 0.76% है। भारत में वन और वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। वनावरण जो है ये इसको प्रतिशत में देख लेते हैं, 21.71% है, जबकि वृक्षावरण ये 2.91% है। कुल 24.62% है। ये आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें वृद्धि जो वनावरण में हुई है वो 1,540 वर्ग किलोमीटर, जबकि वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर, और ओवरऑल यानी कुल जो वृद्धि दर्ज की गई वो 2,261 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर में दर्ज की गई। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक आवरण वाला राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर, छत्तीसगढ़ तीसरे पर। जबकि सबसे कम आवरण जो वनों का आवरण है वो हरियाणा में सबसे कम है, फिर पंजाब, फिर गोवा। इसके बाद सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि दर्ज करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है, दूसरे में तेलंगाना, तीसरे में उड़ीसा। और सर्वाधिक जो नुकसान हुआ है वन आवरण में वो अरुणाचल प्रदेश में, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड में। तो ये इस रिपोर्ट के अनुसार जो वन में नुकसान और वृद्धि है वो इस तरह से थी। अब कुछ और आंकड़े हैं जिसमें सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य जो है वो मिजोरम है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन आवरण वाला यानी कि प्रतिशत में कौन सा राज्य है, वो मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर मेघालय। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप प्रथम स्थान पर, अंडमान निकोबार दूसरे स्थान पर है। भारत में घने और खुले वन के आंकड़े जो हैं उनमें देख लेते हैं। बहुत घने जो वन है वो अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे शीर्ष पर राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जबकि मध्यम रूप से घने वृक्षों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर और खुले वन में मध्य प्रदेश शीर्ष पे है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र जो है वो 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर है, जो क्षेत्र देश के कुल क्षेत्रफल का 7.8% है, और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 74.51% है। देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.27% है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में 96.83% है।
इस रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है और यह 2019 के अंतिम आंकड़ों की तुलना में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि इसमें दर्ज की गई। अब मैंग्रोव से संबंधित प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं कि जो मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र है वो वर्ष 2021 की रिपोर्ट के आधार पर क्या है। देश में कुल मैंग्रोव वन जो है वो 4,992 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। ये 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्यों में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है, दूसरा गुजरात का और तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। जबकि प्रथम रैंक उड़ीसा को मिली है वृद्धि में, की वृद्धि 8 वर्ग किलोमीटर की हुई है और दूसरे नंबर में महाराष्ट्र और तीसरे में कर्नाटक में वृद्धि दर्ज की गई है। अगला पॉइंट इसी में है कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत के 75 रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। ये वर्ष 2022 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियाँ जो हैं, ये आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था, जिसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए थे। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 75 हो गई है। 75वां रामसर स्थल सालबुक, ये आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर का है, इसे शामिल किया गया है। तो वर्ष 2022 में शामिल जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनको देख लेते हैं। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, ये फरवरी में गुजरात में। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण है कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है। साख्य सागर, ये मध्य प्रदेश में। पाला आर्द्र भूमि मिजोरम में। पिचौरम मैंग्रोव, ये तमिलनाडु का है। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व, ये तमिलनाडु का है। करीकिली पक्षी अभ्यारण्य भी तमिलनाडु का है। कुंथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य भी तमिलनाडु का। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व भी तमिलनाडु का है। बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये तमिलनाडु का। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का। वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य भी तमिलनाडु का। उदय मार्थापुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का। सुचिंद्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी तमिलनाडु का है। वुडवूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का। और कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का। सतकोसिया गार्ज, ये उड़ीसा का है। तंपारा झील उड़ीसा। अंसुपा झील उड़ीसा। हीराकुंड जलाशय भी उड़ीसा का है, जो 2022 में शामिल किया गया। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश का। यशवंत सागर मध्य प्रदेश का। थाने क्रीक, ये महाराष्ट्र की। नंदा झील गोवा की। रंगनाथितु पक्षी अभ्यारण्य, ये कर्नाटक का है। हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर का। और सालबुल वेटलैंड कंजर्वेशन जम्मू कश्मीर का, जो अंतिम और 75वां है, ये रामसर साइट घोषित किया गया है 75वें नंबर का। तो अब और भी देख लेते हैं कुछ इससे महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न जो रामसर साइट से पूछे जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल हैं। रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था, जो 1974 में शामिल हुआ था। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में चिल्का झील को शामिल किया गया था। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरबन वेटलैंड है, जो पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड, ये हिमाचल प्रदेश का है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि, जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से भी कम आकार के हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जिसमें से 10 रामसर साइटें हैं। भारत के कुल 75 रामसर स्थल में 13.3 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल है। वर्ष 2014 से 22 तक देश में रामसर स्थलों की सूची में 49 नई आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है। इसके बाद देख लेते हैं अब हम लोग बाघ गणना रिपोर्ट 2022। 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर इसे प्रकाशित किया गया। जारीकर्ता भारतीय वन्यजीव संस्थान है। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 रिकॉर्ड की गई है। इसके पहले 9 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार
जो संख्या थी वो 3167 बताई गई थी और इसे पुनः 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित किया गया। इसके अनुसार अब देश में बाघों की कुल संख्या 3682 हो गई। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में रहते हैं। 2018 से 22 के बीच बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी। बाघों की संख्या में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर, उत्तराखंड तीसरे और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। 5वें नंबर में बिहार आता है। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। साथ ही भारत के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश में सबसे ज़्यादा बाघ यानी 260 बाघ हैं। हाल ही में 54वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली राजस्थान का घोषित किया गया है और 53वां टाइगर रिजर्व जो है रानीपुर ये उत्तर प्रदेश का बनाया गया था। इस प्रकार से ये टाइगर रिजर्व भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी इसके पहले जो क्लास हुई थी जिसमें ईवीएस लिया गया है उसमें ये भी मैंने कहा था कि 54वां टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी 3925 हो गई है तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेते हैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ये भी पर्यावरण से संबंधित, ईवीएस से संबंधित सवालों में से इसका उल्लेख जरूर रहता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने का उल्लेख वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में किया था। भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को बनाया गया है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं उनको देखते हैं। प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने की क्षमता विकसित की जाएगी। जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ से अधिक की संचयी कमी और 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है। अक्षय ऊर्जा की क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी की जाएगी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हरित हाइड्रोजन बाजार का संचयी मूल्य वर्ष 2030 तक 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2050 तक 340 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन को अपनाने से वर्ष 2050 तक संचयी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 3.6 गीगा टन की कमी भी आएगी। अगला देख लेते हैं प्रोजेक्ट चीता। वर्ष 1952 में भारत में विलुप्त हुए चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाने की शुरुआत की जा रही है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को, जिनमें से 5 मादा और 3 नर थे, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। इसकी निगरानी के लिए सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 साल के लिए गठित किया था। यह विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास योजना है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत में लाने का प्रस्ताव है। इसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक है COP27 सम्मेलन। आयोजन हुआ था इसका शर्म अल शेख मिस्र में। महत्वपूर्ण इसके जो निर्णय लिए गए हैं उनको देखते हैं। अनुकूलन कोष में $230 मिलियन से अधिक योगदान का नया संकल्प लिया गया है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकासशील एवं अल्प विकसित देशों को लॉस एंड डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण किया जाएगा। और COP27 में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट यानी MAC लॉन्च किया गया है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट एक अंतर सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देता है। COP27 सम्मेलन में भारत को देख लेते हैं। भारत 4 नवंबर 2022 को COP27 में अपनी दीर्घ अवधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की, जो निम्न विशेषताओं के साथ है। भारत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति के उद्देश्यों को शामिल किया है। वर्ष 2032 तक परमाणु क्षमता में 3 गुना वृद्धि करेगा। जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि और पेट्रोल में 20% एथेनॉल का सम्मिश्रण करेगा।
COP26 सम्मेलन में भारत की स्थिति क्या है उसको जान लेते हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया और उन्होंने पंचामृत मंत्र दिया जो निम्नलिखित है। पहला जो इनका मंत्र था कि भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा की जरूरत अक्षय और जीवाश्म ऊर्जा से पूरी करेगा। तीसरा था, भारत अब से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन यानी अरब टन की कमी करेगा। चौथा था, भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम कर देगा। और पांचवा, 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 में लाए गए नए अधिनियम को हम देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम ये 2022 में लाया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण नियम 2022 को वन अधिनियम 2022 को वन अधिनियम 1980 के तहत अधिसूचित किया है। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ। इसके तहत 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन होगा। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022, सरकार ने 24 अगस्त 2022 को इस नियम को प्रकाशित किया था ताकि बेकार बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। नए नियम बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2001 की जगह लेगा। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022, 2 नवंबर को इस नियम को अधिसूचित किया गया था। यह नियम ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 की जगह लेगा और 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021, 12 अगस्त 2021 को इस नियम को अधिसूचित किया गया। इस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात और बिक्री और उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब एनवायरनमेंट से संबंधित पॉइंट टू पॉइंट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेते हैं जो वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है। पहला लिखते हैं, वैश्विक समुदाय से कवच के महत्व पर जोर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने फंगा अभियान को शुरू किया, जिसमें वनस्पतियों और जीवों के साथ साथ कवक शब्द को भी शामिल करने का आग्रह किया गया है। 2005 से 2019 तक भारत ने अपनी ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में उल्लेखनीय रूप से 33% की कमी की है। भारत की UNFCCC के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से और अधिक रेखांकित होता है। 2030 तक भारत ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करने का संकल्प लिया है। ब्राजील के शहर बेलेम आयोजित अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अमेरिकी देशों के प्रमुख ने अमेजन वर्षा वन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक 26 जुलाई से 28 जुलाई 2023 को चेन्नई में आयोजित की गई। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने गोवा सरकार को महादेई वन्यजीव अभयारण्य और अन्य क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण के तहत बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया है। 22 से 23 जून 2023 तक नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन पेरिस में किया गया। इस शिखर सम्मेलन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र में पार्टियों के 27वें सम्मेलन में की गई थी। 7 जून 2023 को हवाई में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी किलाओ में विस्फोट हुआ। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव ने 15 मई 2023 को नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों, विशेषकर युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 नामक एक व्यापक जलवायु कार्य योजना को पेश किया है। इसका उद्देश्य 2030 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% तक करना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्राजील के अमेजन फंड में 101 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान देने की घोषणा की है, जो दक्षिण अमेरिकी वर्षा वनों में वनों की कटाई को रोकने का प्रयास करेगा।
संस्था यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने हाल ही में रेस टू नेट जीरो शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। मई 2023 में यूएनईपी द्वारा टर्निंग ऑफ द टैप हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने हाल ही में यह घोषणा की है कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य को जल्दी बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए सेफ गार्ड मैकेनिज्म लॉन्च किया है। 9 अप्रैल को गज महोत्सव 2023 का उद्घाटन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया। तमिलनाडु सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत गुजरात सरकार ने 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेरों को राज्य में बरडा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। भारत ने बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने और $100 मिलियन की गारंटीकृत धनराशि के साथ 5 वर्षों में समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में काम करेगा। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य आर्द्रभूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना और देश के तटीय इलाकों में मैंग्रोव के पौधे रोपे जाना है। केंद्र सरकार ने गुजरात के एक क्षेत्र गिर में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए लायन एट 47 विजन फॉर अमृत काल योजना का अनावरण किया है। 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन में 50 वर्ष होने के उपलक्ष्य में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी में लिस्बन में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन लिस्बन घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लाइफ मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत कम से कम 80% गांवों और शहरी स्थायी निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 28 सितंबर 2022 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट के दौरान मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का भारत का प्रतिनिधित्व किया। जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्धगंगा अवधारणा के तहत नई पहलों की शुरुआत की गई है। जलज पहल, इसका उद्देश्य गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसरों को बढ़ाना। इसकी शुरुआत 26 स्थानों पर की गई है। प्राकृतिक खेती और पर्यटन संबंधी पोर्टल अयम अवतार स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने और पर्यटन को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया गया है। भारत टैप पहल आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य इसके तहत कम बहाव वाले टैप और फिक्सर के उपयोग को बढ़ावा देना है। जल दूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। इसका उद्देश्य गांव में चयनित कुओं के जल स्तर को पहचान करने के लिए किया जाएगा। और UNCCD के COP15 का आयोजन कोटे डी आइवर के अबिजान में किया गया। इसकी थीम थी भूमि जीवन विरासत अभाव से समृद्धि की ओर। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर्स में जो एनवायरनमेंट था, यानी कि जो आजकल चर्चा में है, समसामयिकी चर्चा में है, उसमें जितने भी पर्यावरण से संबंधित प्रश्न थे उनको हमने इसमें कवर कर लिया है। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।